हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजन की यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मैक्रो एंड माइक्रो कंपोनेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग डिसीजन। कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ये जो कंपोनेंट है ना, हमारे मैक्रो और माइक्रो कंपोनेंट, ये कौन कौन से हैं और फिर इनका हमारे मार्केटिंग डिसीजन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ हम आई थिंक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था शायद हमारा, तो उसमें हमारी स्ट्रेटेजी पे कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये टॉपिक मैं आपको पहले करा चुकी हूँ अगर आपको याद हो तो। बट चलो कुछ नहीं, दोबारा से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में इन्होंने सिर्फ माइक्रो और मैक्रो बोला है, तो मैंने भी वही ऐड करे हैं, वरना हम इंटरनल और एक्सटर्नल उसको भी कर सकते थे, बट जस्ट जो बोला है अभी जस्ट हमें वही रीड करना है। माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर दोनों के दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, बिजनेस के बाहर जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड है। ओके देन, माइक्रो एनवायरनमेंट में जो माइक्रो कंपोनेंट है वो हमारे जनरली 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कंपिटिटर्स और कस्टमर्स आते हैं। इसी तरह मैक्रो एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चर और लीगल एनवायरनमेंट आते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे। ये हमारे माइक्रो कंपोनेंट, जिसमें कि हमारे कंपोनेंट कौन कौन से थे? सप्लायर था, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, मीडिएटर एंड नेक्स्ट हमारा था कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो चलिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या क्या था, है ना। तो देखो, सप्लायर्स थे। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो कि हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, राइट। तो जो भी एक बिजनेस है उसको ऐसे सप्लायर रखने चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, रिलायबल हो, और एक से ज़्यादा सप्लायर्स होने चाहिए। इंटरमीडियरीज, ये भी रिलायबल होने चाहिए। इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो कि बिजनेस जो है और जो आपके कस्टमर्स हैं उन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे रिटेलर्स हो गए और होल सेलर्स हो गए, तो वो हमारे इंटरमीडियरीज है जो कि हमारा बिजनेस और हमारे कस्टमर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। कंपिटिटर्स, जिनका हमारे साथ तगड़ा वाला झगड़ा होता है। इसका मतलब कि ये हमारा बिजनेस है और ये दूसरी जो कंपनी है उसका बिजनेस, और दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो कंपटीशन होता है वो कॉम्पिटिटर होते हैं, प्रतियोगी इसको हम बोल सकते हैं, राइट। देन कस्टमर्स, जो कि हमारे भगवान है ना, जिनको कि हमने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। ओके देन, वैसे आपको इन सब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो चलिए इसकी एक प्रोसेस देख लेते हैं कि मार्केटिंग डिसीजन को ये कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला सप्लायर जो है वो एक कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और अगर मान लो कि कोई भी हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी अब यूज़ नहीं आएगी हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, और हमें दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी, और उसके लिए हमें कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब अलग टाइप का, तो क्या हमारे सप्लायर इतने रिलायबल हैं कि वो हमें उस टाइप का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? ओके, तो यानी ये जो है वो हमारे मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि उसी की जो मान लें हम नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे उसी के बेस पे तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, राइट। तो सप्लायर्स भी हमारे मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे कि वो हमें टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, और उसके बेस पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, देन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब वो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे इंटरमीडियरीज के पास जाता है। अब इंटरमीडियरीज भी मार्केटिंग डिसीजन में, है ना, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, क्योंकि इंटरमीडियरीज कंपनी का कस्टमर्स के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए होते हैं। इसमें हमारे होलसेलर और रिटेलर्स आएंगे। अब ये जो है कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है, ये आप यूज़ कीजिए, इसके साथ इतना डिस्काउंट फ्री है एंड वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें वो बोलेंगे। तो ये इंटरमीडियरीज भी हमारे जो मार्केटिंग डिसीजन है उस पर अफेक्ट डालते हैं, क्योंकि अगर ये अच्छे हैं, यानी ये अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे से प्रोडक्ट सेल वगैरह कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, हम उसमें इम्प्रूवमेंट अगर चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अच्छे से नहीं सेल आउट कर पा रहे, नहीं वो मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर पा रहे, तो दैट मीन्स कि भाई आपको जो प्रोडक्ट वगैरह है
आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, है ना, तो ये भी रिलायबल होनी चाहिए। उसी तरह से कॉम्पिटिटर भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे इफेक्ट डालता है कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी बेच रही है 100 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के, वो ले रही है आपकी कंपनी, है ना, 100 रुपये का एक प्रोडक्ट, और ये जो कॉम्पिटिटर है इन्होंने सोचा कि मैं 5 रुपये और कम बेच लूँ, यानी 95 का मैं बेच लेता हूँ, तो फिर इनके पास आ जाएंगे सारे कस्टमर्स हमारी कंपनी के। तो वो नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो कितना प्राइस रख रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, क्या वो साथ में कोई कुछ स्कीम चला रहे हैं, डिस्काउंट स्कीम वगैरह कुछ सॉरी, या फिर कुछ और, मतलब कि क्या कुछ है उनका। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें देखनी होती है, यानी हमें ये जो 4 हैं इनके बारे में अच्छे से होना चाहिए, तभी हम अपना जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से कर पाएंगे। देन हम पढ़ेंगे मैक्रो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो कैसे हमारे मार्केटिंग डिसीजन पे अफेक्ट डालते हैं। सो लेट्स रीड। ओके, देन मैक्रो एनवायरनमेंट में हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चर और लीगल एनवायरनमेंट आते हैं। सो चलिए इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। सो लीगल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा हमारे मार्केटिंग डिसीजंस को, जैसे कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि हम कोई भी कुछ भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, और फिर हम उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या उसके रिगार्डिंग कोई, मतलब ऐसा तो नहीं है रेस्ट्रिक्शन हो, जैसे प्रतिबंध हो कोई चीज़ करने पे, तो फिर वो हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी कानून जो है वो उसकी परमिशन ज़रूरी है। सो इसलिए हम लीगल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे कि कहीं वो तो हमारे मार्केटिंग डिसीजन पे अफेक्ट नहीं डालेगा। फिर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे कि जो हमारे मतलब कि कौन सी पार्टी है इस टाइम, है ना, और फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके रूल्स क्या कुछ उन्होंने मतलब अपना रखा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना करेंगे। ओके, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ने स्पेसिफिक कोई एरिया है और वहाँ ये बोल रखा है कि यहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते, और तो फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। देन हमारा आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जिसमें हम अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो कोई डेमोग्राफिक मतलब कि पॉपुलेशन, एज, जेंडर, रिलीजन्स और कोई भी कस्टमर्स है उसकी इनकम और एकेडमिक लेवल, ये भी हमारी स्ट्रेटेजी को वो करता है, अफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ कि हम अपना प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हैं, और मतलब उसके मेन कंज्यूमर कौन है, तो उसके हिसाब से, यानी वो किस एज ग्रुप के है, किस जेंडर के है, उनका इनकम और एकेडमिक लेवल कितना है, उसके बेस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यानी ये भी हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, हमारा जो मार्केटिंग डिसीजन है उस पर अफेक्ट करेगा। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारे टैक्सेस, मतलब हमें कितना हम पे कर रहे हैं, कोई इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी है, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था में रहते हैं, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है या फिर कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी होगी। एंड यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कैसी क्या कंडीशन चल रही है, सो उसको देखते हुए हम अपनी मार्केटिंग डिसीजन जो है वो लेंगे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है ना, जैसे रोबोटिक्स, इंटरनेट, वो भी हमारे मार्केटिंग डिसीजन पे अफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो कुछ भी और उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे कुछ भी नया न्यू या ऐड नहीं कर रहे, तो फिर वो बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ टाइम तक ही चल पाएगा वो आपका प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी होगी, है ना, तो वो चीज़ भी आपके मार्केटिंग डिसीजन पे अफेक्ट डालेगी। सोशल इन्वायरमेंट, इसमें जो हमारे कंज्यूमर है ना उसको छोड़ के बाकी जो भी रह गए वो आएंगे, है ना, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप आ गया और कुछ वुमेन हेल्पलाइंस वगैरह कुछ आ गए। तो मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसका हमारी मार्केटिंग से मतलब क्या अफेक्ट करेगा, क्या हमारी सोसाइटी हमारे उस मार्केटिंग डिसीजन को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सो वो सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे मार्केटिंग डिसीजन पे अफेक्ट डालती है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो नेक्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन यानी मार्केट का बंटवारा, मार्केट को बांटना, और फिर वो जो बांटा है ना उसमें से टारगेट मार्केट कौन सा है, मतलब कौन सी जगह है जहाँ हम अपना प्रोडक्ट सेल आउट करने वाले हैं और वहीं पे हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उस टारगेट मार्केट को चूज़ करना। ये जो है एक फर्म को जो उनके की कस्टमर्स हैं, मतलब मेन जो कंज्यूमर है जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या यूज़ करेंगे, उसको एक्वायर करने में हेल्प करता है। एंड
एक कंपनी के जो पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब कभी कंपनी के वो कस्टमर्स बन सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो एरिया ये है जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कम बहुत ज़्यादा है, तो हमने मार्केट को अलग अलग कंज्यूमर और एज ग्रुप और एजुकेशन लेवल और जेंडर के हिसाब से बांट दिया, और सेगमेंट करने के बाद जो हमारा टारगेट मार्केट था वो ये था, एंड उसके हिसाब से हमें पता चल गया हमारे की कस्टमर्स कौन से हैं। इसके अलावा ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा, कस्टमर को परस्यू करेगा, ठीक है, कौन कौन से कस्टमर्स आ सकते हैं, और टारगेट मार्केट के लिए जो वैल्यू है वो क्रिएट करता है। अब ये जो सेगमेंटेशन है वो किस किस हिसाब से हो सकता है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, वही एज के हिसाब से बांट देना क्योंकि किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, जेंडर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से या ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हम मार्केट का बंटवारा कर सकते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन एरिया के हिसाब से कि हम किस एरिया में प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया या फिर और भी किसी भी टाइप का एरिया हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना सेगमेंटेशन करना है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन कि भाई जहाँ हम या फिर जिसको भी हम जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले हैं तो वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनका एक्शन कैसा है, मतलब उनका बिहेवियर क्या है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें। देन डिसीजन मेकिंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग पैटर्न कैसा है। फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनका इंटरेस्ट, उनका ओपिनियन जो है वो हमारी सॉरी वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह को लेके कैसा है ना, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो मार्केट सेगमेंट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हम अपने मार्केट को सेगमेंट करने में ज़रूर देखेंगे। लेकिन जो सेगमेंटेशन है उसकी एक प्रोसेस है। सो वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सेगमेंटेशन की मार्केट को हमने बांट दिया 4-5 हिस्सों में, 1 2 3 4 है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे बांटा था, बांट दिया। फिर उसके बाद टारगेटिंग कि हमने उसमें हमारा जो टारगेट मार्केट है वो कौन सा है, मतलब चारों में से जो बेस्ट है वो हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद पोजीशनिंग कि भाई अब उस मार्केट में हमें बने रहना है और अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, मतलब अपनी पोजीशन स्थापित करनी है ना। तो ये 3 चीज़ें होती हैं मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो हमें बताता है कि कंज्यूमर जो है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो या फिर प्रोडक्ट खरीदने के रिगार्डिंग वो कोई भी डिसीज़न लेना चाहेगा, तो मतलब कैसे वो डिसीज़न लेता है, क्या सोचता है। तो सबसे पहले उसका ये जो प्रोसेस है इसमें फर्स्ट आती है नीड रिकॉग्निशन कि उसको कोई ज़रूरत महसूस हुई कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मेरे को ये चाहिए, राइट, ठीक है। नीड होएगी, फिर वही वांट में बदलेगी, फिर डिमांड होगी, राइट, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। उसके पास अब उसके पास पैसे हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको पेन ही खरीदना है, तो सबसे पहले नीड हुई कि मेरे पास पेन ख़त्म हो गया, काम करने के लिए मेरे को पेन चाहिए। देन अब वो डिमांड में बदल गई, डिमांड में तब बदलती है जब उसके पास पैसे आ जाएंगे, ओके। देन फिर रिसर्च प्रोडक्ट ऑप्शन, अब उसके बाद बहुत सारी कंपनी के पेन है ना, जिसमें कि एल्कोस बेटर का हो गया और बटर फैलो का हो गया, राइट, तो बहुत सारी कंपनी के पेन उसके पास है। अब वो रिसर्च करना शुरू करेगा कौन सी कंपनी का पेन बढ़िया है और किससे बहुत ही स्मूथ राइटिंग आती है वगैरह वगैरह। देन फिर कंपेयर करेगा प्रोडक्ट एंड सर्विस को फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर, अलग अलग कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे या सर्विस होगी उनको कंपैरिजन करेगा कि कौन सा अच्छा है। रिसर्च कर ली उसने कि हमारे पास कुल इतनी वैरायटी के पेन है, फिर कंपैरिजन हो गया। देन चूज़ करेगा अ प्रोडक्ट एंड मेक परचेज, फिर उनमें से एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया जो बेस्ट उसको लगा और फिर ख़रीद लिया। देन पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, परचेज करने के बाद भी उसको इवैल्यूएट करता रहेगा क्या वो रियल में हेल्पफुल रहा, यानी नेक्स्ट टाइम भी हम उसी को ख़रीदें या फिर किसी और को पेन को ख़रीदें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चलती है, ओके। देन ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट हमारा है इसमें कस्टमर वैल्यू, देन हमारा है कस्टमर सेटिस्फिकेशन, देन हमारा है कस्टमर लॉयल्टी, ओके। देन सो वैल्यू क्या है? रिसीविंग व्हाट इज़ डिज़ायर्ड मीन रिसीविंग क्वालिटी फॉर व्हाट इज़ पेड, कि कस्टमर की वैल्यू का क्या मतलब है कि जो वो चीज़ चाहता है ना, व्हाट इज़ डिज़ायर्ड, जो उसकी इच्छा है वो चीज़ अगर उसको मिल गई तो उसकी मतलब वैल्यू, कस्टमर वैल्यू क्रिएट होगी। मीन्स रिसीविंग क्वालिटी फॉर व्हाट इज़ पेड, यानी जिस क्वालिटी, जो क्वालिटी उसको चाहिए थी, जिसके लिए उसने पेमेंट करी है, वो क्वालिटी अगर वो रिसीव कर ले तो दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। सेटिस्फिकेशन रिसीव्ड बाय द कस्टमर इन रिगार्ड्स ऑफ मनी, डेटा, टाइम एंड हिज नॉलेज, यानी उसकी नॉलेज के हिसाब से और जितना उसने पैसा पे करा है और अपना टाइम भी वेस्ट करा किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने में और डेटा वगैरह जैसे नेट पे सर्च करा कि मेरे को फला प्रोडक्ट ख़रीदना है,
तो उस सब से उसको जो सेटिस्फिकेशन लेवल उसको मिला है दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन हम देख लेते हैं कस्टमर सेटिस्फिकेशन मेजरमेंट टूल यूज्ड टू चेक। अगर हमने कस्टमर सेटिस्फिकेशन को देखना है तो उसके लिए एक मेजरमेंट टूल यूज़ किया जाता है। क्या चेक करने के लिए? हाउ सक्सेसफुल इज़ अ बिजनेस, कि बिजनेस कितना सक्सेसफुल है इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, यानी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है। तो बिजनेस सक्सेसफुल कितना है ये देखने के लिए हम कैसे पता चलेगा? टू देयर कस्टमर्स से पता चलेगा। टू ओवरकम देयर एक्सपेक्टेशन, कि क्या हम उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या हम उन बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो कस्टमर सेटिस्फिकेशन से हमें पता चलेंगी कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, क्या हाईली वो डिससेटिस्फाई है, या फिर वो सिर्फ डिससेटिस्फाई है, या नॉर्मल सेटिस्फिकेशन उसको मिली है, या वो सेटिस्फाइड है, या फिर वो हाईली सेटिस्फाइड है कि भाई बहुत ही ज़्यादा खुश है आपके प्रोडक्ट से, या तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो सकता है, या फिर सिर्फ दुखी हो सकता है, या नॉर्मल, या फिर संतुष्ट, या फिर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है कि बस अब तो आप ही की कंपनी का प्रोडक्ट उसको खरीदना है, इतना अच्छा लग गया। देन है कस्टमर लॉयल्टी। जब एक कस्टमर जो है वो क्या करता है, चूज़ करता है टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द सेम बिजनेस रिपीटेडली रादर देन ऑप्टिंग फॉर सिमिलर प्रोडक्ट, कि जब एक कस्टमर जो है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करता है सेम बिजनेस, फॉर एग्जांपल ये 2-3 बिजनेस हैं और जो कि क्या है, प्रोडक्ट बनाते हैं ए, बी और सी, और कंपनी इसके पास प्रोडक्ट खरीदती है और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट और बहुत ही अच्छी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम, प्राइस में अवेलेबल कराता है। तो अगर जो कोई भी कस्टमर है वो इसी से बार बार खरीदे, है ना, सेम बिजनेस से रिपीट कि पहले इससे खरीदा, नेक्स्ट टाइम भी इसी से, तीसरी बार भी इसी से, और सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाली दूसरी कंपनी के पास अगर वो नहीं जाता तो ये कस्टमर की लॉयल्टी होती है, मतलब ईमानदारी, वफादारी टाइप हम इसको बोल सकते हैं। ओके, देन आपकी जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जिसमें क्योंकि ये जो टॉपिक्स थे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे, अगर हम बुक में इसको देखते तो या इसको मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मीनिंग क्लियर होने के बाद ये जो बुक है बहुत ही ईजी बुक है, जो भी मैं आपको करा रही हूँ मार्केटिंग वाली, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपने जस्ट इसका मीनिंग अच्छे से समझ लिया है तो। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। और जो आपकी 3rd यूनिट थी और 4th भी, तो उसके कुछ एक टॉपिक्स थे, एक तो जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था, एक प्राइसिंग फैक्टर्स कुछ था, तो इस टाइप के 2-3 जो टॉपिक्स थे वो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में डाले हुए थे, ठीक है, इसी चैनल पे एनडी कॉमर्स क्लासेस पे, तो आप वहाँ से जाके वो देख सकते हो। बाकी मैं 3rd और 4th यूनिट कराऊंगी ज़रूर, लेकिन फिर भी आप वहाँ से वो चीज़ें ज़रूर देख सकते हो शॉर्ट्स में, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ताकि मैं दोबारा कराऊँ तो आसानी से हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।